नमस्कार, स्वागत है आपका एनडीटीवी इंडिया में। वंदे मातरम के 150वीं वर्षगांठ पर आज लोकसभा में चर्चा होने जा रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लोकसभा में वंदे मातरम पर चर्चा की शुरुआत करेंगे, तो हमारी खास कवरेज लगातार विकास और मैं आपके पास लाते रहेंगे। बिल्कुल, देखिए, और चर्चा के लिए 10 घंटे का समय निर्धारित किया गया है। राजनाथ सिंह चर्चा में दूसरे वक्ता होंगे और बारी बारी से सरकार पक्ष से तरफ से और विपक्ष से इसमें हिस्सेदारी होती रहेगी। चर्चा में लोकसभा में कांग्रेस की तरफ से गौरव गोगोई और प्रियंका गांधी वाड्रा समेत कुछ सदस्य भी शामिल हो सकते हैं। तो आज लोकसभा में वंदे मातरम को लेकर किन पहलुओं पर बात होनी है, इसी पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ खास मेहमान भी जुड़ेंगे। हमारे सहयोगी लगातार संसद भवन से हमारे साथ होंगे। वरिष्ठ पत्रकार सतीश के सिंह, राजनीतिक विश्लेषक तहसीन पूनावाला साथ में होंगे हमारे इस खास कवरेज में। साथ ही हमारे सहयोगी अखिलेश शर्मा, मनोरंजन भारती भी जुड़ेंगे और वंदे मातरम को लेकर अपने मेहमानों के साथ हम चर्चा करेंगे। लेकिन उससे पहले हम देख लेते हैं वो बातें प्रधानमंत्री मोदी ने 150 साल पूरे होने के मौके पर क्या कहा था, उनके बयान पहले सुनते हैं। आजादी की लड़ाई में वंदे मातरम की भावना ने पूरे राष्ट्र को प्रकाशित किया था, लेकिन दुर्भाग्य से 1937 में वंदे मातरम के महत्वपूर्ण पदों को, उसकी आत्मा के एक हिस्से को अलग कर दिया गया था। वंदे मातरम को तोड़ दिया गया था, उसके टुकड़े किए गए थे। वंदे मातरम के इस विभाजन ने देश के विभाजन के बीज भी बो दिए थे। राष्ट्र निर्माण का ये महामंत्र, इसके साथ ये अन्याय क्यों हुआ, ये आज की पीढ़ी को भी जानना जरूरी है, क्योंकि वही विभाजनकारी सोच देश के लिए आज भी चुनौती बनी हुई है। वंदे मातरम एक शब्द, एक मंत्र है, एक ऊर्जा है, एक स्वप्न है, एक संकल्प है, मां भारती की साधना है, मां भारती की आराधना है। वंदे मातरम ये एक शब्द हमें इतिहास में ले जाता है। यह हमारे आत्मविश्वास को, हमारे वर्तमान को आत्मविश्वास से भर देता है और हमारे भविष्य को ये नया हौसला देता है कि ऐसा कोई संकल्प नहीं, ऐसा कोई संकल्प नहीं जिसकी सिद्धि न हो सके। देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने क्या कुछ कहा था वो हमने आपको सुनवाया, लेकिन आज संसद में वो क्या कहेंगे और विपक्ष की तरफ से कैसे इस बहस का जवाब दिया जाएगा, ये जानना बहुत दिलचस्प होगा। हमारे वरिष्ठ सहयोगी मनोरंजन भारती, विजय चौक यानी कि संसद भवन के बाहर से सीधे जुड़ गए हैं। अखिलेश शर्मा भी हमारे सहयोगी जुड़ेंगे। सबसे पहले मनोरंजन का रुख कर लेते हैं। मनोरंजन, ये जो वंदे मातरम पर चर्चा है, इस पर बीजेपी पहले से ही कांग्रेस पर हमलावर है, लगातार घेरती रही है। अभी आपने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जवाब भी सुना। कहीं ऐसा तो नहीं है कि ये चर्चा स्वीकार करके कांग्रेस ने अपने लिए दुखती रग पे हाथ रखवा लिया है? देखिए, ये चर्चा इसी लिए स्वीकार की गई कि पहले सरकार की तरफ से शर्त रखी गई कि पहले इस चर्चा को आप स्वीकार कीजिए, तो उसके बाद ही एसआईआर पे चर्चा होगी। तो विपक्ष के पास कोई चारा नहीं था, इसलिए जो है सबसे पहले इस वंदे मातरम पे आज चर्चा होगी और कल से आप देखेंगे लोकसभा में चुनाव सुधार, एसआईआर शब्द का तो इस्तेमाल नहीं किया जाएगा, लेकिन
चुनाव सुधार पे चर्चा की जाएगी। कई लोग मानते हैं कि इस चर्चा को स्वीकार करने की आवश्यकता नहीं थी, लेकिन शर्त ही कुछ ऐसी थी कि यदि विपक्ष को एसआईआर पे चर्चा करानी है तो उनको ये स्वीकार करना था वंदे मातरम, और उसी के तहत रणनीति के तहत किया है। अब देखते हैं, लिस्ट ऑफ स्पीकर्स अभी भी जो है पूरा खुलासा नहीं हो पाया है, लेकिन प्रधानमंत्री तो बोलेंगे ही, रक्षा मंत्री बोलेंगे, दूसरी तरफ से प्रियंका गांधी का भी नाम है, गौरव गोगोई का नाम है, बाकी नेताओं का नाम भी अब आ गए हैं। तो एक अच्छी गर्मा गर्म बहस आज आपको देखने को मिल सकती है। और जिस कंट्रोवर्सी का जिक्र प्रधानमंत्री कर रहे थे 1937 वाली, आपको मालूम है कि एक कमेटी बनाई थी जवाहरलाल नेहरू ने, और उसके बाद केवल 2 ही स्टेंजा को जो है राष्ट्र गीत के रूप में स्वीकार किया गया था। तो कुछ कंट्रोवर्सी जो है इस पर जो है आपको दोनों पक्षों से जो है आपको जोरदार बहस देखने को मिल सकती है। अखिलेश शर्मा भी हमारे साथ हैं। अखिलेश, जैसा कि एक रणनीति के तहत सरकार ने इलेक्टोरल रिफॉर्म्स पर अगर बात मानी, तो उससे पहले सरकार ने विपक्ष से बात मनवाई कि वंदे मातरम पर भी चर्चा हो सदन में। ऐसे में सरकार तो पूरे हमलावर मूड में रहेगी ही और पूरी तैयारी के साथ आज फ्लोर पर उतरेगी। बिल्कुल, और जहां तक हमलावर होने की बात है, आपने जैसा भी कुछ देर पहले सुनाया, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जब 150वीं जयंती मनाई जा रही थी वंदे मातरम की, तभी पीएम मोदी का जो बयान आया था उससे स्पष्ट हो गया था कि किस तरह से वो इसे लेकर कांग्रेस पार्टी पर हमलावर हैं। कल भी सरकारी सूत्रों की ओर से हमें जानकारी दी गई कि आज जब पीएम नरेंद्र मोदी बोलेंगे वंदे मातरम की चर्चा पर, तो कई ऐसे तथ्य जो अखिलेश की आवाज़ चली गई है, तकनीकी खामी को दूर करेंगे और दोबारा से उनके पास आने की कोशिश करेंगे। और देखिए, हमारे साथ खास मेहमानों का पैनल भी है। सबसे पहले एसके सिंह साहब का रुख कर लेते हैं। एसके सिंह जी, आपका क्या टेक है? वंदे मातरम पर चर्चा कांग्रेस के लिए मुश्किल भरी होगी? देखिए, वंदे मातरम बनाम जन गण मन, ये एक नैरेटिव है पूरे देश में। वंदे मातरम 1875 में सन्यासी रेबेलियन का एक ये क्लेरियन कॉल था, मतलब क्लेरियन सॉन्ग था। वो था 1906 से गाए जाने लगा, कांग्रेस के सेशंस में गाया जाने लगा। 1911 में आ गया जनमन गण। बात यह है कि जनमन गण जो हमारा राष्ट्रगान है, राष्ट्रगीत का जो अंतर है, हमको लगता है कि इसको कुरेदने का कोई ज्यादा मतलब होना नहीं चाहिए। क्यों वंदे मातरम से कुछ स्टेंजा हटाए गए, ये मुख्य बात है। और जनगण मन से भी कुछ स्टेंजा हटे हैं, जहां तक मेरी जानकारी है। क्यों? क्योंकि जो राष्ट्र की, देश की अवधारणा है, उसमें जो मत भिन्नता है, उसका ये प्रतीक है ये दोनों। इसलिए हमको नहीं लगता है कि इसको कुरेदने से कोई फायदा है। दोनों का महत्व एक ही है, दोनों का महत्व एक ही लेवल का है और दोनों ही राष्ट्रीयता को दर्शाता है। देखिए, सहयोग की बात है कि दोनों के रचयिता बंगाली हैं। और अगर आप इसको पॉलिटिकल एरिना में लाएं तो भाई आज जो चर्चा हो रही है संसद में, बंगाल का चुनाव लगता है कुछ दिन में आने वाला है, ऐसा लगता है। आप कुरेदने की बात करें, लेकिन हकीकत है वाला ये भी हकीकत है, ये भी सच्चाई है। 150 साल वंदे मातरम के पूरे हो रहे हैं और युवा देश है हमारा। एक कनेक्ट बनाने के लिए, उनको एक बार फिर जोड़ने के लिए इसका सेलिब्रेशन किया जा रहा था। कुरेदने से कहीं ज्यादा इसको आज के भारत से जोड़ने की भी बात है, जिसकी कोशिश सरकार कर रही है। तहसीन पूनावाला। एकता जी, विकास जी, सबसे पहले आपकी शो में शिरकत करने का मौका मिला, इसलिए आपका शुक्रगुजार हूं। वंदे मातरम, भारत माता की जय। मैं एक भारतीय मुसलमान फ्रीडम फाइटर का पोता हूं और मेरे दादा पर गोली चलाई गई थी जब वो महात्मा गांधी के साथ थे, जब महात्मा गांधी जेल के बाहर आए। मुझे वर्तमान सरकार से कोई सर्टिफिकेट नहीं चाहिए वंदे मातरम बोलने के लिए। मेरे बाप दादाओं ने वंदे मातरम बोलते बोलते इस देश की आजादी के लिए, जंग आजादी की लड़ाई लड़ी थी। सबसे पहली बात। दूसरी बात, मैं बहुत खुश आज पार्लियामेंट में इस पर चर्चा हो रहा है। 150 साल हो गए, हमारा राष्ट्रगीत है, इस पर चर्चा होनी चाहिए। और जैसे आपने कहा, बिल्कुल सही कहा, वर्तमान जो हमारे जेन जी है, यूथ है, उनको वंदे मातरम से जोड़ना चाहिए। लेकिन इसी के साथ मैं उम्मीद करता हूं कि भारतीय जनता पार्टी और माननीय प्रधानमंत्री और माननीय गृह मंत्री और माननीय रक्षा मंत्री इस पर कोई राजनीति नहीं करेंगे। वो जवाहरलाल नेहरू, रविंद्रनाथ टैगोर, सुभाष चंद्र बोस और कांग्रेस के उन सभी बड़े दिग्गजों को श्रद्धांजलि देंगे जिन्होंने इस गीत को हमारे नेशनल कॉन्शियसनेस में उतारते इसको हमारा राष्ट्र गीत और एक क्लैरियन कॉल, वॉरियर कॉल बना दिया जंग आजादी की लड़ाई में। वो इस पर कोई राजनीति नहीं करेगी।
ये देश का गीत है, ये किसी एक पॉलिटिकल पार्टी का गीत नहीं है, ये जंगे आजादी का गीत है, ये किसी एक दल का गीत नहीं है। तो मैं उम्मीद करता हूं कि इस पर कोई पॉलिटिक्स ना हो, यही हमारी उम्मीद है आज पार्लियामेंट। पॉलिटिक्स कहाँ हो रही है सतीश के सिंह? पॉलिटिक्स हो रही है तो सेलिब्रेशन हो रहा है 150 साल के। वो सेलिब्रेशन तो पहले भी हो चुका है, अभी तो ऐसा नहीं है कि पहले नहीं हुआ। प्रधानमंत्री जी का आप बयान सुना रहे थे तो वो तो हो चुका है सेलिब्रेशन। सेलिब्रेशन जो होता है वो डिबेट के जरिए मेरे ख्याल में नहीं होता है। होना चाहिए कि सारे दल, सारे नेता, सारे पार्टी के लोग, सारे गणमान्य व्यक्ति सब एक साथ आए। ये राष्ट्र की बात है, राजनीति तो अंतर्निहित है। हमको लगता है कुछ एक जो विवादास्पद मुद्दे रहते हैं उस पे राजनीति से बचना चाहिए, ऐसा मेरा मानना है। अगर हम अगलो इसी में चले जाएं, विवादों पे चले जाएं, सुभाष चंद्र बोस नेताजी का जिक्र कर लीजिए। नेताजी के आईएनए का भी ये एक क्लैरियन सॉन्ग था, लेकिन बाद में क्या हुआ उसके बारे में भी चर्चा होनी चाहिए फिर। और रविंद्रनाथ टैगोर, गुरु रविंद्रनाथ टैगोर और बनाम बंकिम चंद्र चटर्जी करने का कोई मतलब नहीं है। दोनों का महत्व एक जैसा है और दोनों का जो कंट्रीब्यूशन पूरे इतिहास में, आजादी में है, वो बहुत बड़ा है। तो हमको इसको इसके अंतर्निहित चीजों में जाइएगा तो एक चीज तो नजर आती है कि भाई कहीं कोई सांप्रदायिकता, कोई डिवीजन, ऐसी बात करने से क्या होगा? आप कुरेदते जाइए ना। अगर आप कुरेदेंगे तो जानते हैं आज अभी संसद में क्या होने वाला है। अरे कुरेदना नहीं, एक चीज क्या होने वाला है ये भी ठीक नहीं है। मैं तो इसको भी ठीक नहीं मानता हूं। ये पूछेंगे, कांग्रेस वाले पूछेंगे कि बताइए भाई, जो सत्ता पक्ष से जुड़े और उनके दादा परदादा थे, उनका स्वतंत्रता आंदोलन में क्या हिस्सा था और क्या देन था? ढेले भर का था, और नहीं था तो क्यों नहीं था? लेकिन अगर आप कुरेदने लगिएगा तो बहुत तरह की चीजें कुरेदी जाएंगी, है कि नहीं? तो ये हमें कुरेदने से बात करेंगे एसके सिंह जी आपसे, और समझने की कोशिश करेंगे जब 2 पद हटाए गए थे तब वो राजनीति नहीं थी क्या? लेकिन उससे पहले संसद में चर्चा से पहले कांग्रेस और बीजेपी में इस मुद्दे पर, यानी कि वंदे मातरम के मुद्दे पर वार पलटवार शुरू हो गया। कांग्रेस सांसद प्रमोद तिवारी ने कहा है कि कांग्रेस के रग रग में वंदे मातरम है। बीजेपी से जुड़े संगठन अंग्रेजों के साथ थे और ये सब कुछ अब कांग्रेस की तरफ से कहा जा रहा है। वहीं बीजेपी सांसद संबित पात्रा ने कहा है कि संसद में चर्चा से वंदे मातरम के साथ जेन जी को जोड़ने का अवसर मिलेगा। ये सुन लेते हैं दोनों को। वंदे मातरम के इतिहास को जानना और वंदे मातरम के माध्यम से देश के नींव के साथ जुड़ने का, पुनः जेन जी हो चाहे हम सब पुनः ये कोशिश करें टू रीलिव द टाइम इन हिस्ट्री जिस समय हमारे पूर्वजों ने इस देश के लिए वंदे मातरम कहते हुए अपने खून को बहाया था। उसको भी लेकर मैं तो जानता हूं कि इस पे क्रिटिसिज्म जरूर करेंगी सोनिया जी, मगर सच्चाई सच्चाई होती है। हम यहां वंदे मातरम अंग्रेजों के खिलाफ गा रहे थे, इस गीत से प्रेरणा ले रहे थे, देश आंदोलित हो रहा था और भारतीय जनता पार्टी, उसके मात्र संगठन अंग्रेजों के समर्थन में खड़े हुए थे, उनकी फौज में भर्ती होने के लिए कह रहे थे। वंदे मातरम तो हमारे रग रग में बसा है। कांग्रेस के सम्मेलन, कांग्रेस के अधिवेशन वंदे मातरम से शुरू होते रहे। तो बात एसके सिंह जी ये है कि प्रमोद तिवारी कह रहे हैं कि कांग्रेस के सम्मेलन से शुरुआत ही कांग्रेस के रग रग में बसा हुआ है, लेकिन कांग्रेस की सोच को देश पे क्यों थोप दिया गया? जो 2 पद हटाए गए उसको पूरी पदों के साथ ही राष्ट्रगीत के तौर पर स्वीकार करना चाहिए था। देखिए, जो 2 स्टैंजा हटाए गए उसी में अंतर्निहित है कि भारत की कल्पना क्या है, क्या समेकित राष्ट्रवाद का है या एक्सक्लूसिव राष्ट्रवाद का है। ये अंतर के चलते इस विवाद से बचा गया। यह बात सही है जो प्रमोद तिवारी कह रहे थे, आप उनको कैसे झुठलाइएगा? आज हाल के दिनों में आप भी जानते हैं और आप हमसे बेहतर जानना चाहिए आपको कि आज संचालक मोहन भागवत ने क्या कहा कि आजादी का सारा श्रेय कांग्रेस पार्टी को जाता है, हाल के दिनों में है। तो क्यों कहा उन्होंने? तो और उस समय को आपत्ति है ही नहीं, आपत्ति आजादी की लड़ाई पूरी कांग्रेस ने लड़ी है। मैं समझता हूं कि कहीं न कहीं एक कॉम्प्लेक्स से पूरा गुजरता है संघ परिवार। ये लगातार कम से कम 50 इंस्टेंस दे दिया जा सकता है जिसमें उनको लगता है कि जो उनकी अवधारणा थी आजादी की वो बड़ा अलग थी
कभी कुछ लोग तो बीजेपी वाले कह देते कि अब दूसरी आज़ादी हुई है 2014 में। हमारे कहने का मतलब है कि उनकी अवधारणा थी, और जो प्रमोद तिवारी, यही लाइन होगा डिबेट का, क्यों करना है ऐसा डिबेट, हटाइए। अभी वो क्या प्रमोद तिवारी ने कहा कि बताइए भाई कि अंग्रेजों के साथ ये मिले हुए थे, ये तो मैं आपसे पहले मिले थे बोल रहा था। इस वक्त चर्चा का विषय इसीलिए भी ये है, संसद में इसीलिए बहस हो रही है, क्योंकि जैसा कि हमने बीजेपी के सांसद संबित पात्रा को सुना, तहसीन पूनावाला, कि जेन जी का कनेक्ट जो मैं आपसे पूछ रही थी, यूथ से कनेक्ट करना होगा। अगर स्टैंडर्ड्स हटाए गए थे तब, तो वो भी इतिहास का हिस्सा है। इस इतिहास को आज के युवा को, आज के बच्चों को समझना चाहिए, जानना चाहिए। तो ऐसे में अगर ये बहस हो रही है और एक सही बहस सही दिशा में जाएगी, तो इसमें परेशानी किसी को नहीं होनी चाहिए। थोड़ी सी एक फनी बात करते हैं, मैं अपनी बात को एक गंभीर बात पे ले जाऊंगा। हमारे टीवी की दुनिया में, एंटरटेनमेंट की दुनिया में कैरेक्टर है, ओरी करते हैं, वो सब जगह दिखते हैं, पर पता नहीं किसी को क्या करता। भाजपा बिल्कुल ओरी की तरह है, सब कुछ करती है, लेकिन उनका क्या योगदान है किसी को पता नहीं देश की आजादी में। तो ठीक है, मैं संबित की बात को बहुत अच्छी तरह से मानता हूं कि जेनजी को जानना चाहिए, ये तो मेरा ओपनिंग दिमाग था। हम बहुत खुश है कि 150 साल पर चर्चा हो रही है, लेकिन आप देखिए भाजपा ने ये नहीं कहा कि 1937 के कांग्रेस रेजोल्यूशन में वंदे मातरम को अडॉप्ट किया गया। अब 2 स्टैंजा निकाल दिए, खास करके वो स्टैंजा जो देवी के लिए था उसको निकाल दिए। मैं मानता हूं आपको लगता है गलत था, वर्तमान में आप सरकार में हो, आपकी बहुमत है, आप डाल दीजिए, आपको कौन रोक रहा है। आप हर चीज नेहरू जी पे दोष डालोगे, कांग्रेस को कम्युनल करोगे। भाई कांग्रेस के नेता मेरे चाहते हैं कि वो 2 पद जोड़ दिए जाए वंदे मातरम में जी। आप चाहते हैं कि 2 पद डिलीट किए गए थे वो राष्ट्रगीत में फिर से जोड़ दिए जाए? मैं चाहता हूं विकास भाई, अगर वर्तमान सरकार को लगता है कि नेहरू जी और 1937 की कांग्रेस ने गलत की थी, तो वो उस गलती को सुधारे, अगर उनको लगता है, और उनके पास आज सरकार है और बहुमत है। लेकिन मैं ये कह रहा हूं कि मेरे दादा ने तो गोली खाई थी ना वंदे मातरम कहते हुए, इनके दादाओं ने क्या किया था? मेरे तो दादा ने, मुझे इनसे सर्टिफिकेट नहीं चाहिए। अगर इनको लगता है मेरे दादा और बाकी कांग्रेस तहसीन पूनावाला, इसका श्रेय तो कांग्रेस को दिया जाता है। आजादी की लड़ाई की अगुवाई कांग्रेस ने की थी, इसका श्रेय कांग्रेस को दिया जाता है, तमाम फ्रीडम फाइटर्स को दिया जाता है, इसमें कोई दो राय है नहीं। क्या आपने जिस संबित पात्रा की आपने जब बाइट सुनाई, संबित भाई ने क्या कांग्रेस को श्रेय दिया? उसने सोनिया जी पर टिप्पणी की। उन्होंने कहा सोनिया जी को ये पसंद नहीं आएगा। सोनिया जी से आपकी जितने भी डिफरेंस हो सकते हैं, उन्होंने अपने पति और अपनी सास को खोया इस देश के को अखंड रखने में। उनके परिवार के लोगों ने बलिदान दिया, नेहरू जी ने बलिदान दिया था देश की आजादी के अंदर, वो सबसे ज्यादा वक्त जेल में बिताए। आप यहां पर भी राजनीति करना चाहते हैं। इसलिए मैं कहता हूं, अगर उनको लगता है कि 1937 के जो हमारे महानायक थे उन्होंने कोई गलत काम किया, उसको मैं विनम्रता से स्वीकार करता हूं, पार्लियामेंट पर उस पर चर्चा करें और उस गलती को अगर उनको लगता है सुधारे। हुकूमत उनके पास है, लेकिन ये कहना सिर्फ उस 2 स्टैंजा पर आपको फोकस करना है, बाकी पूरे जंगे आजादी पे फोकस करना है। मुझे लगता है कहीं ना कहीं नाइंसाफी हो गई उन करोड़ों देशवासियों से जिन्होंने जंगे आजादी में लड़ते लड़ते, जब पुलिस के डंडे खा रहे थे हम वंदे मातरम बोल रहे थे, जब हम जेल में जा रहे थे वंदे मातरम बोल रहे थे। अरे फांसी पर चढ़ गए वंदे मातरम बोलते बोलते। इनके बाप दादाओं ने क्या किया? करने वाले तो हमारे थे, इनसे हम नहीं लेंगे सर्टिफिकेट। तो सर्टिफिकेट देने की बात नहीं है, ये 2 स्टैंजाज किस मुद्दे पर हटाए गए थे ये देश को बताने की बात है, और यही मुद्दा है। इसका किसी से श्रेय लेने का कोई जोड़ होड़ या दौड़ नहीं लगी हुई है। सतीश कैसे? देखिए, अगर ये लोग भारतीय जनता पार्टी के लोग ये कहते हैं कि ये विभाजन का कारण बना 2 स्टैंजा हटाना, मैं इसको बिल्कुल रिजेक्ट करता हूं। मुझे लगता है कि अगर विभाजन बच सकता था, उसका कोई एक रास्ता निकाला गया था, उसमें शायद 2 स्टैंजा हटा। ये एक बात समझिए। हाँ, ये हो सकता है विकास जी, असिकता जी, कि कल को जो है हिंदू राष्ट्र घोषित कर दिया जाए, तो उसके बाद जो है संविधान का प्रारूप बदले, उसकी का जो संकल्प है वो बदले, तो हो सकता है कि वंदे मातरम को ही जो है राष्ट्रगान बना दिया जाए, और राष्ट्र जो गीत हमारा जनगण मन है, राष्ट्रगान जिसको कहते हैं, उसको हटाया जाए। मुद्दा ये है इसमें कि कौन सा भारत आप चाहते हैं? इंक्लूसिव भारत चाहते हैं या फिर आप दूसरे ढंग का भारत चाहते हैं? लौटेंगे एसके सिंह जी। देखिए, वंदे मातरम को लेकर जो 150 साल बाद भी विवाद जारी है, इस पर ऑल इंडिया इमाम एसोसिएशन के अध्यक्ष मौलाना साजिद रशीदी ने कहा है कि मुस्लिमों को वंदे मातरम के कुछ शब्दों को लेकर दिक्कत है।
वहीं स्वामी चक्रपाणी ने कहा है कि राष्ट्रगीत का विरोध करने वालों को सरकारी सुविधाएं नहीं देनी चाहिए। और देखिए, ये हम आपको बयान सुनवाते हैं और उसके बाद आते हैं कि कुछ मुसलमानों को क्यों इस पर आपत्ति है। आगे की जो लाइनें हैं उसमें मुल्क को, धरती को एक देवी बताया गया है और ये कहा गया है कि तू ही हमारे दुख हरण करेगी, तू ही हमें नफे नुकसान पहुंचाएगी। ये हमारी आस्था के खिलाफ जाता है, क्योंकि हम ऊपर वाले को, अल्लाह को मानते हैं कि वही दुख देने वाला है, वही सुख देने वाला है, उसी की हम पूजा करते हैं, इबादत करते हैं। उसके अलावा हम किसी की इबादत, किसी की पूजा नहीं करते। अच्छा विषय है और बिल्कुल उन परिस्थितियों में भी ये ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है जब एक वर्ग है जो कहता है वंदे मातरम हम नहीं बोलेंगे। वो वंदे मातरम को अनदेखा करता है, खासतौर से असदुद्दीन ओवैसी जैसे विचारधारा के लोगों को। तो मेरा ये मानना है कि निश्चित रूप से अगर जब नहीं ऐसे कर रहे हैं तो इस पे चर्चा होनी चाहिए और चर्चा के में निश्चित रूप से मुझे विश्वास है कि संसद से प्रस्ताव भी पास होने चाहिए कि जो भी वंदे मातरम नहीं बोलता है उसको पासपोर्ट न दिया जाए, उसको भारतीय नागरिकता न दिया जाए, उसे किसी प्रकार के देश की जो सुविधाएं हैं उससे वंचित रखा जाए। क्योंकि देश दुनिया में जहां भी लोग रहते हैं हर व्यक्ति अपने मातृभूमि को नमन करता है और जो मातृभूमि को नमन नहीं करता वो निश्चित रूप से वो देशभक्त हो नहीं सकता। तो तहसीन, जो बात आपने सुनी अभी साजिद रशीदी ने कही कि कुछ मुसलमानों को आपत्ति है और इसलिए वो वंदे मातरम पर आपत्ति जताते रहे हैं। 2 पद हटा दिए गए, उन पर आपत्ति थी, वंदे मातरम पर भी आपत्ति है। आपके पिताजी, आपके पुरखों ने बहुत शान से सीना ठोक के इसको गाया, लेकिन अभी भी एक वर्ग है जो अपने राष्ट्र पर, धर्म को ऊपर रखता है। मैं थोड़ी सी एक स्ट्रांग बात कहूंगा। एक तो पहले स्वामी जी की बात, स्वामी जी से मैंने भैरव विज्ञान तंत्र सीखा है तो मैं उनका बहुत आदर करता हूं, लेकिन इस बात सुनते इत्तेफाक नहीं रखता हूं। अब आते हैं इस मौलाना पर, तथाकथित मौलाना पर। इस मौलाना पे मैं बहुत जरूरी कह रहा हूं, डंडे लगा के इस मौलाना को मारो, साजिद रशीदी को। ये 1 नंबर का फ्रॉड है, ये ट्रैवल एजेंट है, ये मुसलमानों का प्रतिनिधि नहीं है। इसने जो बयान दिए है, डिंपल यादव जी और अन्य बयान, इसके बारे में जानते, ये सिर्फ और सिर्फ विवाद पैदा करता है। एक भी मुसलमान ऐसे मौलाना को नहीं मानता। ये प्लीज मुसलमानों के लिए ना बोले। समाजवादी पार्टी के संबल से सांसद हुआ करते थे शफीकुर रहमान वर्क, वो मैंने अपनी आंखों से देखा है। जब जब वंदे मातरम होता था, चाहे सेंट्रल हॉल हो चाहे लोकसभा हो, वो संसद से निकल जाते थे, कभी नहीं खड़े हुए सम्मान में। मैं ये जानता हूं कि किसी भी मुसलमान को इस पर कोई पॉलिटिक्स नहीं है। मुसलमानों को वंदे मातरम से कोई आपत्ति नहीं है। और जैसे आपने कहा कि जब इस धरती को नमन करना है, तो मुझे लगता है 5 बार जब मुसलमान नमाज पढ़ता है, इस पाक पावन धरती को सजदा करता है, वो अपना तन मन धन इस धरती को अर्पित करता है। इन मौलानाओं का या उन मेंबर ऑफ पार्लियामेंट का, चाहे इस साइड के उस साइड को, जो कम्युनल विवाद बढ़ाए, मुझे लगता है एसके सिंह साहब और मैं, हम इनको रिजेक्ट करते हैं। कॉमन मुसलमान के लिए वंदे मातरम वो होगा कि भारत का तिरंगा हमेशा लहराए। कॉमन मुसलमान, कॉमन भारतीय के लिए वंदे मातरम वो होगा कि सबको नौकरी मिले और अच्छी जिंदगी मिले। ये वंदे मातरम का उपदेश था। वंदे मातरम का उपदेश दो धर्म के बीच में लड़ाई लड़ाना नहीं था, दोनों धर्म को एक करते अंग्रेजों को भगाना था। और आज हमारे देश से भूखमारी और बेरोजगारी को भगाना है। तो सतीश के सिंह जो बात कह रहे हैं तहसीन पूनावाला की, जो आम मुसलमान है उसे कोई परेशानी नहीं है वंदे मातरम कहने में, वंदे मातरम गाने में। राष्ट्र गीत है ये, और अगर इसमें 2 स्टैंजास जुड़ रहे हैं तो जरूरी है देश को ये बताया जाए, संसद के पटल पर इसकी चर्चा हो, इसलिए चर्चा हो रही है। लेकिन पॉलिटिक्स या फिर राजनीति या कुरेदना जो आप लगातार कह रहे हो, वो किस तरफ से हो रही है? साजिद रशीदी को आपने सुना। देखिए, ये बात क्या है, थोड़ा सा विस्तार से मेरे से सुनिए। ये क्या है, ये हटा क्यों था 2 स्टैंजा? इसी में सब कुछ उत्तर है, क्यों हटाया गया था। पहली बात, ये इसमें उत्तर है, इसमें ज्यादा मैं नहीं जाना चाहता हूं। मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं, आप ये बताइए कि क्या तिरंगा को लेकर या जो संविधान बना उसको लेकर लोगों को आपत्ति नहीं थी? किसकी आपत्ति थी? आप बताइएगा, किसकी आपत्ति थी? किसने संविधान की प्रतियां जलाई थी? किसने बहुत दिनों तक तिरंगा अपने पर नहीं फहराया था अपने हेडक्वार्टर पे? बात यह कि अपनी अपनी अवधारणा है, लेकिन क्या है कि आप इतिहास के फॉल्ट लाइंस को आप कुरेदेंगे तो ये देश के लिए अच्छा इतिहास के फॉल्ट लाइन नहीं, तो आज की बात हो रही है। आज भी बड़ा तबका है, आज भी बहुत सारे स्कूल हैं जहां पर मुस्लिम बच्चे वंदे मातरम और जनगण मन में आपत्ति करते हैं।
और वो उसमें हिस्सेदारी नहीं करते। जिस प्रकार एसके सिंह जी, ऐसा है ना, आंख पे पर्दा डालने से सच नहीं छिप जाएगा। देखिए, सच तो ये है कि आप भी जानते हैं, अगर आप सच से सामना करना चाहते हैं तो आप सच से सामना करिए ना। ये सब हो क्यों रहा है, ये तो जरा बताइए। जिस चीज को पाटने की आवश्यकता है उसको कुरेदने से क्या फायदा है? जो चीजें हो गई हैं तो हम कुरेदने के लिए पर आ जाएं तो हम कुरेद रहे हैं। आप बताइए ना भाई, हम आपसे पूछ रहे हैं कि पाटने की आवश्यकता है, आप बताइए। किसने जलाई? आप बताइए, 150 साल से क्या नहीं पाटा गया? पाटा नहीं गया, पटा नहीं, इसीलिए तो विभाजन हो गया। अरे वही तो कह रहे हैं, तो जब पाटते पाटते विभाजन भी हो गया तो पाटने की जरूरत क्या है? आगे क्या चाहते हैं आप? आगे क्या चाहते हैं? ये तो चाहते हैं ना एकता हो। ये तो जनता तय करेगी, हम थोड़ी तय करेंगे। जब भी लेकिन जो बात ये होती है कि पाटना है, पाटना है, पाटना है, अरे सामने वाला तो पाटने के लिए तैयार हो तब तो कुछ पटेगा ना। तो फिर उसको पूरी तरह से पाट दीजिए। मैं अब थोड़ा तंज के हिसाब से कह रहा हूं। चलिए, कुछ पॉलिटिकल रिएक्शंस भी आ रहे हैं। कांग्रेस और बीजेपी लगातार इस चर्चा से पहले, इस महाबहस से पहले लगातार रिएक्ट कर रही है। ये सुन लेते हैं दो और सांसदों को। स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों तक और भारत मां की बलिवेदी पर अपने प्राणों को न्यौछावर करने वाले तमाम सेनानियों तक ने भारत की स्वतंत्रता का मूल उद्घोष माना। यद्यपि वह कट्टरपंथी राजनीति की बलवेदी पर कटकर उसका हिस्सा आधा कटकर अलग हो गया, परंतु 19वीं सेंचुरी के लास्ट क्वार्टर, अंतिम चतुर्थांश में लिखा गया यह वंदे मातरम आज 21st सेंचुरी के फर्स्ट क्वार्टर, 21वीं सदी के प्रथम चतुर्थांश में निश्चित रूप से देश के युवाओं को वही ऊर्जा, वही प्रेरणा देगा जो स्वतंत्रता संग्राम के समय थी। और निश्चित रूप से एक विरोधाभास से भी लगता है कि वो भारतीय जनता पार्टी जिन्होंने स्वतंत्रता आंदोलन के दरमियान, अगर वो पूरे परिप्रेक्ष्य में देखें तो उन्होंने स्वतंत्रता आंदोलन और गांधी जी के बहुत सारे उसमें जो उनके आंदोलन चलाए गए थे उसमें राष्ट्र के साथ वो नहीं थे, अंग्रेजों को उन्होंने साथ दिया। उनके मातृ संगठन आरएसएस ने लगातार इसका विरोध किया है। तो ये मैं ये जो कह सकता हूं, राष्ट्रगीत और राष्ट्रगान की जो बातें हैं उसके प्रति जो श्रद्धा है वो प्रदर्शन की चीज नहीं है। तो देखिए, लगातार इस पर बयानबाजी हो रही है। तहसीन, हम आपके पास आना चाहेंगे। जो एसके सिंह जी बात कह रहे हैं कि पाटने की जरूरत है, लेकिन क्या पाटने की जरूरत है, ये इस पर वो मौन है। 150 साल से जो पाटा जा रहा था उस पर भी कह रहे हैं कि नहीं, जो पाट रहे थे उसके बाद भी विभाजन हो गया। अगर राष्ट्र के ऊपर आप धर्म को ऊपर रखेंगे या कोई भी समाज धर्म को ऊपर रखेगा तो क्या विवादों का हल निकल सकता है? बिल्कुल नहीं निकल सकता है। और मुझे लगता है जो सिर्फ ये एक डिस्ट्रैक्शन है। वर्तमान मुसलमान, वर्तमान हिंदू, वर्तमान क्रिश्चियन बच्चे, वर्तमान जैन बच्चों के एक ही दुश्मन है और वो है बेरोजगारी, लैक ऑफ अपॉर्चुनिटी, नेपो किड्स हर चीज ले लेते। इनके खिलाफ लड़ना है, इससे बात नहीं करना है, इस पर डिस्कशन नहीं करना है। इनको कोई डिस्कशन नहीं करना अपने फेल गवर्नेंस पे, तो बाकी मुद्दों पर जाते हो, कीजिए उस पर डिस्कशन। किसी भी भारतीय मुसलमान को ना माता दुर्गा से कोई आपत्ति है, ना किसी और चीज से। भैया, ये तो इस संस्कृति में सारे मुसलमान लीन है और इस संस्कृति को तो मानते हैं। आपको डिस्कशन क्या करना? आपको करना है 1937 में वहां के कांग्रेस ने गलत किया, 2 स्टैंजास निकाल दिए। आप प्रस्ताव लाइए, पार्लियामेंट में अगर आपका बहुमत है आप उसको बना दीजिए, सब राज्यों में आप उसको कर दीजिए कंपलसरी। आपके पास तो बहुमत है। पिछले 11-12 साल से आप इस देश के प्रधानमंत्री, वजीर आजम थे। अगर आप तब भी नहीं कर पाए तो आप कब तक नेहरू जी पे दोष देंगे? तहसीन, समाज के कुछ तबकों से कुछ मुस्लिम वॉइसेस इसका विरोध कर रहे हैं, इसलिए जरूरी है कि संसद में इसकी चर्चा। आप बार बार कह रहे हैं मेजॉरिटी है, आपको परेशानी नहीं होनी चाहिए, सरकार कुछ भी कर सकती है, लेकिन परेशानी कुछ तबकों को है। कुछ वॉइसेस इस तरह से आ रहे हैं कि हम इस वक्त इसको लेकर हम सहज नहीं हैं, अब भी हम असहज हैं, इसीलिए जरूरी है कि संसद में ये चर्चा हो। इस बीच रिएक्शंस कुछ और आ रहे हैं। कुछ लोग वंदे मातरम को नहीं मानते कह रहे हैं गिरिराज सिंह, कुछ लोग सिर्फ बाबरी को मानते हैं। तो ये ताजा बयान आया केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह का। आइए सुन लेते उन्होंने क्या कहा है इस पूरे मामले पर। वंदे मातरम पे चर्चा भारत के इतने बड़े लोकतंत्र के मंदिर में नहीं होगी तो कहां होगी? कुछ लोग वंदे मातरम को मानते ही नहीं, वो बाबरी मस्जिद को मानते।
तो इसलिए वंदे मातरम 150 साल हो रहा है और बंगाल की धरती से ही ये आजादी का ये गीत था। इस पर बहस होनी चाहिए, इस पर चर्चा होनी चाहिए। भारत की विरासत है ये, भारत इसलिए आज ही इस पर चर्चा हो। एसके सिंह जी, जो गिरिराज सिंह कह रहे हैं उससे आप मुतमईन हैं? देखिए, गिरिराज सिंह जैसे लोगों का अगर आप बयान बहुत सीरियसली लीजिए तो बहुत मुश्किल में चीज़ें पड़ जाएंगी। उनका एकदम सीधा, आपने अभी थोड़ी देर पहले कहा कि धर्म के ऊपर जो है करने से चीज़ें ठीक नहीं होती, तो ये क्या कर रहे हैं ये आप बताइए, ये कर क्या रहे हैं आप ही बताइए ना। मैं तो आप ही पर लगातार सवाल दागूंगा। आप अपनी बात करिए। मैं अपनी बात कह रहा हूं। देखिए, प्रधानमंत्री जब भी विदेश जाते हैं, खास तौर से एशिया के वो मिडिल ईस्ट वाले जगह में, तो प्लुरालिटी, डाइवर्सिटी और डेमोक्रेसी की बात करते हैं। मैंने सुना है कई बार। वही बात आपको आमूल चूल रखना होगा। और अगर आपको इतनी दिक्कत है तो हमारे संविधान में दिया गया है माइनॉरिटी राइट्स। मैं भी मानता हूं कि कट्टरवादी मुसलमानों से देश को बचाने की जरूरत है, लेकिन कट्टरवादी बाकी लोग भी हैं, उससे भी इस देश को बचाने की जरूरत है। ये रिएक्शन पर आप सवाल उठा रहे, गिरिराज जी ने जो कहा है, आप उनका ये रिएक्शन इसीलिए आ रहा है क्योंकि जो बार बार मैं कह रही हूं, इस तरह की आवाजें, इस तरह के वॉइसेस एक समाज से आ रहे हैं कि हम इसको नहीं मान सकते। क्यों ये जोड़ा जाए, क्यों इसको बार बार इस पर चर्चा हो, क्यों इस पर सियासत हो। तो ये रिएक्शंस अब बीजेपी की तरफ से इसीलिए आ रहे हैं। तो बीजेपी से तो ये आएंगे ही। मैंने आपको बोला बाबरी की शुरुआत, बाबरी मस्जिद को फिर से बनाने की बात किसने कही जी? क्या बता पूछा आपने? बाबरी मस्जिद को फिर से बनाने की बात किसने की? कल ईंटें किसने रखी? परसों पता नहीं, वो बीजेपी में था 2018 में। बात बीजेपी की, कांग्रेस की मैं नहीं। बोल रहा हूं आपको, किसने रखी? अरे भाई, मैं बोल रहा हूं 2018 में। अरे किसने रखी, मैं ये पूछ रहा हूं। जिसने भी रखा, आप देखिए, आप ऐसी चीजों पर आप भी चाहते हैं विवाद पैदा करना। नहीं, हम विवाद पैदा नहीं, हम तो आपकी बात, मैं आपके दिल की बात सुनना चाहते हैं। तो आप सुनिए ना, मैं बता देता हूं। जो व्यक्ति 2018 में बीजेपी में शामिल हुआ, कांग्रेस में भी रहा, टीएमसी में भी, वो आदमी ने ऐसा कहा है। और हमारा जो राम मंदिर बना है अयोध्या में, अदालत के आदेश से बना है। क्या अदालत ने हुमायूं कबीर को वहां पर यह काम करने से रोका? अगर इसमें नहीं रोका तो उसमें कैसे आप रोक? तो आप चाहते हैं कि देश के आक्रमणकारी आपके रोल मॉडल हो? नहीं, मैं देखिए, हर कोई को आक्रमणकारी आप पैगंबर के नाम पे बनाइए, अल्लाह के नाम पे बनाइए, अपने खुदा के नाम पे बनाइए। बाबर के नाम पे क्यों? आपत्ति इस पर है आम लोगों को। देखिए, आपको आम लोगों को, आम जनता, देश को नहीं, देखिए, मैं वो भी एक विवाद है जो निपटारा हो गया। हिंदुस्तान के भविष्य के लिए बहुत अच्छा है। हम भी राम मंदिर के सपोर्टर हैं। मैं आपसे अपना व्यक्तिगत रूप से बताऊं कि इस तरह के जो लड़ाई झगड़े, बाबरी मस्जिद के खिलाफ नहीं है। नहीं, बाबरी मस्जिद का, अरे भाई, अदालत सुनिए, अदालत के आदेश पर ही ये कहा गया कि एक मस्जिद अयोध्या में बनेगा और उसके लिए जमीन दी गई। क्या हुआ बता सकते हैं आप? चलिए अगली खबर की तरफ बढ़ेंगे। तहसीन, क्विक रिएक्शन, फिर हम अगली खबर पर बढ़ेंगे। अगली, देखिए, मैं हमेशा एक नारा देता हूं, मैं बाकी चीजों में बाद में आऊंगा। जब जब भाजपा करती है, औरंगजेब बाबर को आगे करती है। बाबर और बाबर का बॉयफ्रेंड, ये भाजपा के लिए जरूरी है। हाँ, बाबर का एक बॉयफ्रेंड भी था। बाबर और बाबर का बॉयफ्रेंड पश्चिम बंगाल में बाबरी मस्जिद कौन बनाना चाह रहा था? जो भाजपा के इस वक्त एजेंट है। और सऊदी से जो मौलाना को बुलाए गए, उनको वीजा भारतीय सरकार ने दी। जब उनको पता था ये विवाद होने वाला था, नहीं देते वीजा, रिजेक्ट कर देते। वीजा में लिखना पड़ता है क्यों आ रहे हो भारत के अंदर, लिखना पड़ता है आपको। क्यों नहीं दिया, क्यों नहीं रिजेक्ट किया? क्योंकि बाबर और बाबर का बॉयफ्रेंड और बाबर का खानदान औरंगजेब तक, ये भाजपा के मेन एजेंट थे प्रचार के लिए।